हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 21 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम पार्लियामेंट। सो व्हाट हैपेंड, पार्लियामेंट में इन दी लोकसभा एक बिल पास हो गया एंड द नेम ऑफ द बिल इज इट्स इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। अब ये है क्या, ठीक है। वही बताया गया कि ये जो बिल है ना, दिस बिल बेसिकली लिंक्ड योर वोटर आईडी कार्ड विथ आधार कार्ड, ठीक है। जैसे कि आपका बहुत सारी चीजें लिंक्ड हो गई हैं, तो वैसे ही अब आपका जो वोटर आईडी है ना, वो अब लिंक्ड कर दिया जाएगा किससे? आधार कार्ड से। और जिसके अपोजिशन में जो लोकसभा में बैठते हैं, उन्होंने इसको बोला कि ये चीज गलत है क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करेगा, ये चीज बताई गई। बट वहीं जिन्होंने ये प्रेजेंट किया बिल, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, उनका कहना है अगर ये बिल लॉ बनता है तो दिस विल प्यूरिफाई द वोटर लिस्ट, ठीक है। ये वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पर अ, जहां पर होता क्या है कि जहां पर होता क्या है कि एक पर्सन दो या तीन जगह वोट डाल सकता है, ठीक है। दो या तीन जगह वोट डाल सकता है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में किरण रिजिजू का यही कहना था कि एक पर्सन के पास एक ही राइट है एक वोट डालने का। तो अब आज जब हम वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक कर देंगे तो वोटर लिस्ट जो है प्यूरिफाई हो जाएगी और पर्सन जो है वो एक जगह ही वोट डाल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला यही प्रोविजन दिया गया इस आपके बिल के अंदर। there are two more things also. So first one, it's about the linking of the Aadhaar of the vote, linking of the Aadhaar with the voter list. The second one is, पहले क्या होता था कि अगर किसी पर्सन को अपना नाम ऐड कराना होता था वोटर लिस्ट में, तो साल में सिर्फ एक बार किया जाता था वो काम। अब देर आर 4 qualifying dates फॉर द रजिस्ट्रेशन इन दी वोटर लिस्ट, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, पहले क्या था, सर्विस वोटर्स हुआ करते थे। सर्विस वोटर्स क्या था? इट्स नॉट जनरल न्यूट्रल। जैसे कोई आर्मी पर्सनल है, उसकी वाइफ अगर वोट डालेगी तो वो सर्विस वोटर में आएगा। बट अगर मान के चलो कोई आर्मी पर्सनल है, उसका हस्बैंड अगर वोट डालेगा तो वो सर्विस वोटर में नहीं आएगा। तो वाइफ के लिए फेवरेबल था, विमेंस के लिए फेवरेबल था, बट मेंस के लिए डिस्क्रिमिनेशन था। इसी के चलते बिल अकॉर्डिंग टू दिस बिल सर्विस वोटर को क्या कर दिया जाएगा? जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाएगा। ये चीज गवर्नमेंट ने बताई। मूविंग फर्दर, सो एक चीज जरूर लिख लेना कि जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन हो रही है, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हो रही है, उसको उस पैनल को कौन हेड कर रहा है, ठीक है। सो द डिलिमिटेशन पैनल इन द जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग हेडेड बाय whom? इज जस्टिस रंजना देसाई, या हम बोल सकते हैं फॉर्मर जस्टिस रंजना देसाई, रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, ठीक है। वो हेड कर रही हैं और उन्होंने प्लान को प्रपोजल दिया है टू दी बीजेपी एमपीज एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज के साथ कि जम्मू में 6 एडिशनल सीट्स जोड़ी जाएंगी एंड कश्मीर रीजन में एक नई सीट जोड़ी जाएगी। और अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में देयर आर अराउंड बेसिकली 46 सीट्स इन द कश्मीर रीजन एंड आपका जम्मू रीजन में 37 सीट्स हैं, ओके। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी मूव टू द स्टेट पेज। लेट्स सी स्टेट पेज में क्या दिया गया है, ओके। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द स्टेट पेज इज कि सीएसआईआर जो है, मतलब जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसकी एक विंग है एंड द नेम ऑफ द विंग इज सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। उसने बोल दिया है कि जो हमारा वर्क होगा ना, वो वर्क करेंटली वी आर वर्किंग ऑन इंप्रूविंग दी कोविड-19 टेस्टिंग मेथड्स, जिससे हम लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें इन दी आरटीपीसीआर टेस्ट में। क्योंकि अभी डेल्टा वेरिएंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट ओमिक्रॉन वेरिएंट आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं, ये हमें अभी उसको इंप्रूव करना है अपने टेस्टिंग मेथड्स को। एंड उन्होंने ये बोला है कि हाँ, अभी रिसेंट देखा जाए, प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो डेल्टा वेरिएंट अभी डोमिनेंट वेरिएंट है, मतलब ज्यादातर केसेस अभी डेल्टा वेरिएंट के निकल रहे हैं। बट दिस इज कंफर्म
कि इन नियर फ्यूचर, इन अपकमिंग मंथ्स, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो डोमिनेंट वेरिएंट हो जाएगा, जिसके चलते हमें टेस्टिंग मेथड्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। सो फाइनली एंटी कन्वर्जन बिल को कर्नाटका कैबिनेट की तरफ से परमिशन मिल गई, नॉट मिल गया, ठीक है। नाउ दिस बिल इन द अपकमिंग डेज विल बी प्रेजेंटेड इन द कर्नाटका लेजिस्लेटिव हाउसेस में, ठीक है। कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको प्रेजेंट किया जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि कैबिनेट ने इसको अब अप्रूवल दे दिया है। एंड ये बिल बोलता है, क्लियरली बोलता है कि अगर किसी का कन्वर्जन बाय फोर्स, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय एंड्यू इन्फ्लुएंस, बाय कोहर्जन, बाय अलरमेंट और बाय मैरिज किया जाता है, तो जिसका कन्वर्जन हुआ तो वो खुद, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसके सिस्टर, उसका कोई भी पर्सन रिलेट टू द ब्लड एंड रिलेट टू द मैरिज और अडॉप्शन एफआईआर फाइल कर सकता है। एंड जिसने ये कन्वर्जन करवाया फोर्सफुली गलत तरीके से, उसको इंप्रिजनमेंट होगी विथ मोर देन 3 years, है ना, एंड कैन एक्सटेंडेड अप टू 10 years, मतलब मिनिमम 3 years की होगी, मैक्सिमम 10 years। एंड फाइन जो होगा वो 25,000 से 10 लाख के बीच में लगाया जाएगा। ये चीज अब कर्नाटक कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। मूविंग फर्दर, सो इन दी साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में अराउंड 588 स्टेशन पर फ्री वाईफाई की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। सो अब खुद बोला है, रेलवे अथॉरिटीज ने बताया है, साउथ सेंट्रल रेलवे अथॉरिटीज ने बोला है कि दिस विल हेल्प दी पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स ऑल्सो इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाई स्ट्रीमिंग वीडियो क्वालिटीज भी हो सकती हैं। एंड जो और लोग हैं जो अपने ऑफिस वर्क कर सकते हैं स्टेशन में, तो फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगा, आप यूज कर सकते हैं इंटरनेट को फ्रीली। एंड आफ्टर 30 मिनट्स ऑन दी नॉमिनल चार्जेस, आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द स्ट्रेटेजिक बुलवार्क, तो अभी जो आपका थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ उससे रिलेटेड है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। द सेकंड वन इट्स अबाउट द अफगान वुमेन के कंडीशंस के बारे में है इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर द तालिबान रिजीम, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट दी फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड है, कि फिजिकल फेडरलिज्म को कैसे अंडरमाइन किया जा रहा है, इसको अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में पूरा। चलो, तो फर्स्ट वी डिस्कस दी अपना मेन वाला एडिटोरियल, दैट इज अबाउट दी फॉर अफगान वुमेन इट्स अ ग्रेट रिग्रेशन। तो ऑथर ने सबसे पहले यही स्टार्ट किया कि जैसे ही जब से अगस्त 15 2021 से तालिबान ने काबुल पे सीज कर लिया, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि तालिबान ने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान बाय एलिमिनेटिंग द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, तब से तालिबान जो है रिग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रही है टू रिड्यूस द स्पेसेस ऑफ वुमेन टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे स्टेप्स ली जा रही है जिससे वुमेन्स के राइट, वुमेन्स अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। अब है क्या प्रॉब्लम्स, अब ऑथर ने सबसे पहले बताई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो किससे है, ड्रेस कोड से रिलेटेड है। तो यहां पर ऑथर ने बताया कि जैसे ही तालिबान गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने ड्रेस कोड एप्लीकेबल कर दिया। उन्होंने बोला कि जो भी वुमेन बाहर निकल रही हैं उनको अपना हेड, अपने हेयर्स पूरी तरीके से कवर करने होंगे, अपना बॉडी पूरी तरीके से कवर करनी होगी। एंड अगर वो पब्लिक में आ रही हैं, सो दे शुड हैव मेल कंपेनियन, उनका मेल कंपेनियन होना जरूरी है, जिससे ये पता लगता है कि तालिबान जो है विमेन को लेकर वही स्टैंड लेता है जो 1990s में वुमेन्स को लेकर लेता था। जरूर बोल रहा है बट कि हम लोग विमेन को लेकर लॉज बनाएंगे और बहुत रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लेंगे, बट ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है। दूसरी चीज जो यहां पर ऑथर ने बताई, वो सबसे पहले उन्होंने बताया जॉब से रिलेटेड है। तो उन्होंने बोला कि जब हम बात करते हैं बिफोर दी तालिबान रेजीम, तो 27% ऑफ दी वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान आर विमेन। But now, after the Taliban regime, what Taliban government is doing, that they are saying that women's को जॉब नहीं करना है
और जो विमेन जॉब करती थी उनको हटा दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में विमेन काम करेंगी जहां पर विमेन का यूज है। ओके, जहां पर मेल काम नहीं कर सकते सिर्फ वही विमेन काम करेंगी। बाकी डिफरेंट जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उससे विमेन को रिजाइन करना पड़ेगा एंड उनकी वैकेंसीज को फिलअप मेल करेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो यहां पर ऑथर ने डिस्कस करी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। यहां पर ऑथर ने बताया कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो तालिबान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने ऑर्डर दिया कि भैया कि क्लास 6 से क्लास 12 के जो जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर्स हैं वो लोग गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स को मेंशन नहीं करेंगे अपने माउथ से, बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे। दूसरा, गर्ल्स जो है वो बैन होंगी सेकेंडरी स्कूल्स को अटेंड करने से। थर्ड थिंग एजुकेशन में जो उन्होंने किया वो किया कि उन्होंने जेंडर के बेसिस पर क्लास को सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। एंड थर्ड थिंग जो उन्होंने, फोर्थ थिंग जो उन्होंने करी है वो उन्होंने ये करी कि ये बताया गया कि जब हम बात करते हैं प्रायर टू दी आपका प्रायर टू दी तालिबान रेजिम 65% ऑफ द टोटल अफगानिस्तान विमेन जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में पार्टिसिपेट थे। कोई स्कूल गर्ल्स एजुकेशन थी, कोई बेसिकली स्कूल जाता था, कोई कॉलेज जाता था, कोई पीएचडी कर रहा था। और लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर टोटल पॉपुलेशन जो एजुकेशन सेक्टर में है, एजुकेशन एजुकेट होती है मतलब चिल्ड्रंस है, एजुकेट चिल्ड्रंस है, उसका 39% जो है वो गर्ल्स थी। लेकिन अब क्या है, बिकॉज ऑफ दी तालिबान रजीम ये सब डिक्रीज हो जाएगा, ये सब कम हो जाएगा। फिर अदर चीजें भी उन्होंने बताई इस चीज को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेशल डिग्री को अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट विल डिस्कस दी प्रॉब्लम्स। फिर एक और प्रॉब्लम जो ऑथर ने बताई वो ये बताई कि अभी गवर्नमेंट ने, तालिबान गवर्नमेंट ने जो विमेन अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उसको अबॉलिश कर दिया एंड उन्होंने एक लॉ को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया। एक लॉ था उसको हटा दिया एंड द नेम ऑफ द लॉ इज एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन एक्ट 2009। और ये लॉ बेसिकली क्रिमिनलाइज करता था रेप को, बैटरी को, फोर्स मैरिज को। बट नाउ दिस लॉ हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द तालिबान गवर्नमेंट। तो रेप, बैटरी एंड फोर्स मैरिज जो है वो अब क्रिमिनलाइज नहीं है। एंड अनदर थिंग जो ऑथर ने यहां पर बताया, ये चीज लिखी गई है, अनदर थिंग जो ऑथर ने यहां पर बताया वो ये बताया कि हम बात करते हैं ना तो अफगानिस्तान में 87% ऑफ दी विमेन जो है वो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर हरासमेंट होता है, फिजिकली, सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली। और बताया गया था उसके लिए सिविलियन गवर्नमेंट ने अराउंड शेल्टर्स को बनाए थे और वो शेल्टर्स बेसिकली एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जैसे कि मेडिकल सपोर्ट हो गया, जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे। ओके, बट अब इन शेल्टर्स को तालिबान गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ऑथर ने, अब ऐसा नहीं है कि भाई कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक डिग्री पास करी जिसको हम बोल सकते हैं, और उस डिग्री में बोला कि एडल्ट वुमेन की कंसेंट ली जाएगी उनकी शादी के लिए, और जो विडो है उनका राइट होगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, उनका कुछ ना कुछ शेयर होगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। बट प्रॉब्लम्स है इस लॉ से भी। क्या है, क्योंकि एडल्ट वुमेन की डेफिनेशन डिफाइन नहीं की इन्होंने। अब एडल्ट वुमेन 18 साल की भी हो सकती है, 15 साल की भी हो सकती है। वो तो तालिबान गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से लॉ बनाएगा, उनके हिसाब से उनकी डेफिनेशन होगी। तो उन्होंने डिफाइन नहीं किया एडल्ट वुमेन की एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। दूसरी, इस डिग्री में गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं किया कोई बात। एंड द थर्ड थिंग जो इसमें फ्लॉ है वो ये है कि मैरिजेबल एज फिक्स नहीं की गई, कि मिनिमम मैरिजेबल एज जो होनी चाहिए फिक्स होनी चाहिए, वो चीज फिक्स नहीं की गई। ओके, सो रीड इट। तो ये विमेन एम्पावरमेंट और विमेन कंडीशंस को लेकर है इन दी स्टेट ऑफ, या वी कैन से द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक बुलवर्क, उसको रिलेटेड है। तो ऑथर ने यहां पर बेसिकली क्या बताया, ऑथर ने यहां डिस्कस किया कि रिसेंटली अभी थर्ड इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग जो है वो खत्म हुआ, जिसको कन्वी किया था बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। और ये जो डायलॉग हुआ, ये डायलॉग आफ्टर द 1 मंथ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के बाद हुआ, और इसमें ये 5 सेंट्रल एशियन नेशंस आए थे। और 1 मंथ पहले हो गया जब इनके लीडर्स मिलेंगे
रिपब्लिक डे पर, ठीक है। सो देखा जाए तो कैसे इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन नेशंस पे या रीजन पे फोकस कर रहा है। अब क्यों कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब इस डायलॉग का जो मेन इशू थे वो डिस्कस क्या किए गए, मेन इश्यूज क्या थे कि भाई अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ट्रेड को इंक्रीज किया जाए आपस में, और कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाए। ये तीन मेजर इश्यूज डिस्कस किए गए। ओके, बट अब देखा जाए तो इंडिया और सेंट्रल एशियन नेशंस का क्या कनेक्शन बैठता है। तो कनेक्शन ये है कि जितने पूरे छह के छह नेशंस हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, उनका ब्रॉड कंसेंसस है ऑन दी अफगानिस्तान को इशू को लेकर। क्योंकि इंडिया तो बॉर्डर टच करता है, या बॉर्डर टच भी नहीं करता, अगर नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन वैसे देखा जाए तो पूरा जो इंडिया है इंक्लूडिंग पीओके तो बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान से। बट पीओके को एक्सक्लूड कर देंगे तो बॉर्डर टच नहीं करता। सो इंडिया का अच्छे रिलेशंस होने चाहिए अफगानिस्तान के साथ, और अच्छे रिलेशन, क्योंकि इंडिया के लिए हेक्टिक हो सकता है अच्छे रिलेशंस ना हुए इंडिया के सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और सेम गोज विद दी सेंट्रल एशियन नेशंस, क्योंकि सेंट्रल एशियन नेशंस की भी बॉर्डर टच करते हैं अफगानिस्तान से। तो एक ब्रॉड कंसेंसस है इंडिया और 5 सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज के साथ। और देखा जाए तो जो जो 3 बिग पावर्स और हैं, 3 बिग नेशंस हैं, बात करें यूएस की, चाइना की और रशिया की, और वो लोग भी सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ रिलेशंस बनाना चाह रही है। क्यों यूएस क्यों बनाना चाह रही है? क्योंकि देखो, जब से अफगानिस्तान का इशू आया है, मतलब जब से उन्होंने अफगानिस्तान से वो लोग हट गए, उन्होंने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया, आर्म फोर्स को वापस बुला लिया, तो अब उन्हें देखने के लिए कि कहीं भाई डेमोक्रेसी कहीं ब्रीच तो नहीं हो रही, कहीं किसी के राइट्स ब्रीच तो नहीं हो रहे, कोई हम पे उंगली ना उठाए, इसके लिए उन्हें अफगानिस्तान पे नजर रखनी पड़ेगी। और अफगानिस्तान पे नजर रखने के लिए उनके पास एक ही तरीका बचता है कि सेंट्रल एशियन रीजन्स पे वो अपना डोमिनेंस दिखाए, ठीक है, अपना फुटहोल्ड जमा ले। चाइना चाइना ने रिसेंटली पता लगाया कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के चलते अराउंड $100 बिलियन का ट्रेड स्टार्ट किया है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू इन दीज 5 सेंट्रल एशियन रीजन नेशंस। और वहीं रशिया, ये पहले जो 5 सेंट्रल एशियन रीजन नेशंस हैं, ये पहले 1991 के पहले यूएसआर के पार्ट हुआ करते थे। तो रशिया वैसे ही अपना इन्फ्लुएंस दिखाता रहता है इन 5 सेंट्रल एशियन रीजन नेशंस के ऊपर। तो देखा जाए ग्रेटर गेम अफगानिस्तान को लेकर, ये ग्रेटर गेम है, ये 5 सेंट्रल एशियन रीजन्स। तो इंडिया भी अपना डोमिनेंस दिखा रही है, डोमिनेंस नहीं, अपने अच्छे रिलेशंस कर रही है, सॉफ्ट पावर दिखा रही है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट इज अबाउट द फेडरलिज्म, सस्टेन अटैक ऑन फेडरलिज्म। देखो, ऑथर ने यहां जो एडिटोरियल स्टार्ट किया, वो स्टार्ट उन्होंने कैसे किया, उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले उन्होंने ये चीज बताई कि अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म तो ब्रीच हो रहा है, बट द मेन बोन ऑफ कंटेंशन है कि फिजिकल फेडरलिज्म भी ब्रीच हो रहा है। अब फिजिकल फेडरलिज्म ब्रीच कैसे हो रहा है वो ऑथर ने यहां पर डिसाइड बताया। कैसे? ऑथर ने यहां बोला कि जब हम बात करते हैं ना कि फिजिकल फेडरलिज्म की, तो ऑथर ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले डिवाइड किया प्री पैंडेमिक पे, मतलब बिफोर द पैंडेमिक कैसे फिजिकल फेडरलिज्म को ब्रीच किया जा रहा था, और फिर बात की उन्होंने फेडरलिज्म के, फिर उन्होंने बात किया पैंडेमिक के बाद कैसे फेडरलिज्म को ब्रीच किया गया। तो उन्होंने बताया कि जब हम बात करते हैं ना बिफोर द पैंडेमिक, तो कैसे फिजिकल फेडरलिज्म, अब फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब होता है, फिजिकल का मतलब मॉनिटरी, मनी से है ना, फाइनेंस से है। फेडरलिज्म मतलब कि सबकी पावर डिवाइड होती है, स्टेट की पावर अलग, सेंटर की पावर अलग। लेकिन फिजिकल फेडरलिज्म को ब्रीच किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि बिफोर द पैंडेमिक अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्टेट्स का शेयर अब ज्यादा होगा। ये चीज बताएगी इधर, मतलब अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब समझ में आ रहा है, इसका टर्म से मतलब समझो कि भाई स्कीम है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई इसमें स्टेट, इस स्कीम, अगर ऐसी स्कीम आती है तो स्टेट का शेयर अब ज्यादा हो जाएगा। पहले 50-50 था, और यूटीज में हम बात करें तो 100% पूरा सेंटर का था, बट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 90% सेंटर का हुआ करता है, 10% आपका स्टेट का हुआ करता था। बट उस शेयर को इंक्रीज कर दिया, स्टेट का शेयर ज्यादा हो जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। दूसरी जो बात की गई कि डिमोनेटाइजेशन किया गया, बिफोर डिमोनेटाइजेशन किया गया और कंसल्टेशन की जरूरत नहीं समझी स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट से। थर्ड,
जीएसटी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग होल्ड हो गया। फोर्थ थिंग जो उन्होंने बताई गई कि अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटीज मिशन जो बनी, उसमें उन्होंने स्टैट्यूटरी फंक्शंस को आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया गया। जब भी स्मार्ट सिटीज मिशन जो है ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, उसमें वो सेंट्रली सेंटर करता है पूरा काम। और लास्ट जो चीज की गई वो ये की गई कि जो जीएसटी कंपनसेशन है उसको ट्रांसफर करने में ये लोग डिले करते हैं, ये चीज बताया गया। जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर उन्होंने बताया पोस्ट पैंडेमिक पर कि आफ्टर द पैंडेमिक कैसे अंडरमाइन किया गया, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने बोला कि देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज किया विदाउट इवन कंसल्टिंग दी स्टेट्स। फिर उन्होंने बोला कि देखा जाए तो लॉकडाउन लगा दिया, अनप्लान लॉकडाउन लगा दिया, स्टेट से कंसल्ट ही नहीं किया, मोदी जी आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि भाई फार्म लॉज लेके आ गए। फिर उन्होंने बोला कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट 2020 लेके आ गए, जिससे अब शेयर प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा बढ़ जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर। फिर उन्होंने बताया कि भाई अभी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट आ गया, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट की पावर अंडरमाइन हुई है, कम हो गई उनकी, वैसी कम थी। फिर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आ गया, जिसमें फार्म सेक्टर में सब्सिडीज देने की बात की गई थी, तो अब बोल दिया कि भाई पहले आपको बिल पे करना पड़ेगा फिर सब्सिडी मिलेगी, जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों इसके अगेंस्ट में थे। फिर उन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन डाल दिया, और कोऑपरेशन देखा जाए कम अंडर दी स्टेट लिस्ट, तो आपने यूनियन मिनिस्ट्री क्यों बना दी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें तो डैम सेफ्टी बिल 2019 आ गया, उससे भी स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर थी ऑन देयर रिस्पेक्टिव डैम्स वो भी रिड्यूस हुई है। और जो लास्ट थिंग उन्होंने बताई वो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी स्टेट्स को कंसल्ट नहीं किया गया, क्योंकि एजुकेशन कम अंडर दी स्टेट लिस्ट, उस पर भी बात नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट, उस पर भी बात नहीं की गई। फिर उन्होंने और भी चीजें बताई। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस को भी इंक्रीज कर दिया, अपने आप को इनलार्ज बता दिया इन फॉर्म ऑफ सेस, क्योंकि सेस ज्यादा बढ़ा दिया। यहां बताया गया, यहां उन्होंने बताया कि देखो पेट्रोल सेक्टर में और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने सेस को इतना इंक्रीज कर दिया कि भाई अगर हम बात करें तो 2019 में जो गवर्नमेंट को सेस मिलता था वो 12% मिलता था, अब कितना मिलता है 2020 में, अराउंड 23.46% इन फॉर्म ऑफ सेस। इतना टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, और सेस डिवाइड नहीं होता। फिर उन्होंने ये बताया कि अभी एमपी लेट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, तो अब एमपी लेट्स को सस्पेंड किया, जिसके चलते एमपीज एमएलएस को जब मनी की जरूरत पड़ी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में फंड की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से लोन लेना स्टार्ट कर दिया। सेम गोज विद स्टेट गवर्नमेंट ने भी लोन लेना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते अब वो 3% से 5% कर दिया गया। इतना अब बर्डन बढ़ गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया, ये चीज बताई गई। और दूसरा उन्होंने बताया कि जैसे पीएम केयर फंड है, और पीएम केयर फंड के अंदर अगर आप पैसा डालते हो तो वो सीएसआर में आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा डालते हो ना, तो डजंट कम अंडर दी सीएसआर एक्टिविटी, तो वो टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो अब ये भी देखा जाए तो ये हिपोक्रेसी है कि आप अपने फंड के लिए सीएसआर मान रहे हो, बट स्टेट गवर्नमेंट फंड ले रही है तो वो सीएसआर एक्टिविटी में नहीं आ रहा। उसी चीज को लेकर ऑथर ने यहां पर बताया कि कैसे फिजिकल फेडरलिज्म को ब्रीच किया जा रहा है बाय दिस गवर्नमेंट। फिर उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया, दो सॉल्यूशंस बताए ऑथर ने। पहला उन्होंने बोला कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना देना चाहिए जिससे कंसल्टेशन को मैंडेट और फैसिलिटेट किया जाए बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, पहला पॉइंट। दूसरा कि भैया सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर्स जो है, उनको एक फोरम बनाना चाहिए जिससे उनका रेगुलर इंगेजमेंट हो, ठीक है। ये चीज उन्होंने, दो चीज उन्होंने बताई, सॉल्यूशंस बताए। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रदीप कुमार रावत को नया एम्बेसडर चुना है टू चाइना, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, ठीक है। एंड ही विल रिप्लेस हुम, विक्रम मिश्री को ये रिप्लेस करेंगे। मूविंग फर्दर, सो पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि वो सैक्रिलेज को लेकर एक टफ लॉज बनाए। सैक्रिलेज क्या होता है कि व्हेन यू डिग्रेड दी रिलीजियस बुक्स या रिलीजियस
आइडल्स, मतलब रिलीजन को अगर आप डिग्रेड करते हो, रिलीजन टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को आप, टेंजिबल थिंग्स को आप उनकी 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 वैल्यू डिक्रीज कर देते हो, उन जिससे चलते उन जो रिलीजन के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। उन्होंने वही बोला है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अब चाहती है कि टफ लॉज बनाए जाएं। ऐसा नहीं है, टफ लॉज बनाने की बात नहीं की गई, और टफ लॉज है नहीं, लॉज है नहीं। सेक्शन 295 एंड सेक्शन 295 कैपिटल ऑफ द आईपीसी बोलता है कि अगर आप सेक्रेटरीज करते हो तो भैया 3 साल की पनिशमेंट दी जाएगी, है ना। लेकिन वही पंजाब गवर्नमेंट ने बताया कि भाई ये पनिशमेंट इनएडिक्वेट है, और इसको लेकर पंजाब की विधानसभा ने 2 बिल पास किए थे, आईपीसी पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 एंड सीआरपीसी पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018, जिसमें उन्होंने बोला था कि पनिशमेंट जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जाएगी। बट ये बिल पास हुए विधानसभा से, बट ये गवर्नर के पास है, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को दे दिया, और प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत समय से। तो यही चीज बोली गई कि अब प्रेसिडेंट को इस पे असेंट दे देनी चाहिए और लॉ बना देना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ने इन दी स्टेट इन दी लोकसभा इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल तो पास कर दिया, और 2 बिल को पैनल के पास भेज दिया फॉर द रिव्यू। पहला बिल क्या है? पहला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल के अंडर अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रिसर्च में इन दी बायोडाइवर्सिटी, बट थ्रू इंडियन बायोडाइवर्सिटी फंड्स। और दूसरा क्या है? इट्स मीडिएशन बिल। मीडिएशन बिल बोलता है कि भाई कुछ कुछ केसेस में मीडिएशन ऑफ कंपलसरी करना पड़ेगा, है ना, जिससे कोर्ट का जो बर्डन है वो बर्डन डिक्रीज किया जाए। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट की रिपोर्ट में यही बताया गया, गवर्नमेंट का ये कहना है सॉरी, कि जो वैक्सीन एफिशिएंसी को लेकर है बात है ऑन दी ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसकी रिपोर्ट विद इन अ वीक आ जाएगी, ये चीज उन्होंने बोल दिया है। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट अभी स्टडी करेगी कि पेरेंट्स को मेंटेनेंस के लिए, पेरेंट्स भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं ना, वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, हस्बैंड भी मांग सकता है, और आपका पेरेंट्स भी मांग सकते हैं, और चिल्ड्रन भी मांग सकते हैं। कहां है वो लॉ? अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। ये जरूर लिख लेना कि सेक्शन 125 सीआरपीसी टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट, मेंटेनेंस ऑफ स्पाउस। सो अभी जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, वो बेसिकली अटेंड कर रहे थे इनॉग्रल इवेंट ऑफ पैनिक्स 2021, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है अंडर दी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? इट्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जितनी भी बिम्स्टेक के अंदर कंट्रीज आती हैं वो सब क्या करेंगी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज करती हैं, और देखती हैं कि भाई कोई डिजास्टर आया तो हमें कौन कहां से हेल्प मिलेगी, और हमारे अंदर क्या लूप होल्स है उनको सही किया जाए। तो उन्होंने यही बताया कि भाई ये अच्छी चीज है, और बिम्स्टेक जो है दे शुड वर्क ऑन जॉइंट डिजास्टर रिलीफ प्लान्स। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो कई लोग चिली बोलते हैं, कई लोग चाइल बोलते हैं। सो इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, और उनका एक नया प्रेसिडेंट बना, यंग डायनामिक लेफ्टिस्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट गैब्रियल बॉरिक। तो वो उनको इलेक्शन में जीत चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मतलब वोट ले लेंगे, बट ही वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ चाइल्ड यस्टरडे, एंड ही इज द लेफ्टिस्ट वन। लेफ्टिस्ट है वो, लेफ्टिस्ट मतलब कम्युनिस्ट बोल सकते हैं। मूविंग फर्दर, सो उजरा जया को यूएस स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बत अपॉइंट कर दिया गया। अच्छा, ये इंडियन ऑरिजिन है। इंडियन ऑरिजिन का मतलब इनके पेरेंट्स इंडियन ऑरिजिन थे, एंड इनका जो रोल रहेगा वो यही रहेगा कि सस्टेंटिव डायलॉग प्रमोट किया जाए बिटवीन द चाइनीज गवर्नमेंट एंड दलाई लामा, और दूसरा कि तिब्बत को एक यूनिक आइडेंटिटी मिले, एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ तिब्बतियंस को सेफगार्ड कराया जाए। ये इनका काम रहेगा। ओके, और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये इनके पेरेंट्स इंडियन ऑरिजिन के थे, तो हम बोल सकते हैं इंडियन ऑरिजिन की है ये। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। समथिंग अबाउट द मार्केट, इक्विटी मार्केट, एंड सम प्राइवेट कंपनीज के बारे में दिया गया है, तो नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ना है। विल मूव टू दी स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स न्यूज में भी ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।